मध्य प्रदेश बिजली विभाग में एक और नई भर्ती निकल के आई है और ये भर्ती इंदौर के लिए निकल के आई है। तो जो भी यहाँ पर चाहता है कि उसको इंदौर में जाकर के नौकरी करनी है और वो भी बिजली विभाग में, तो ये मौका आप सभी के लिए अच्छा साबित हो सकता है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किस तरह की भर्ती होने वाली है, कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई हैं, क्या एग्ज़ाम फीस होने वाली है, लास्ट डेट क्या होने वाली है और आपका सिलेक्शन क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, सब कुछ हम यहाँ पर डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से पद के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है और कितने पद खाली हुए हैं और कितनी वैकेंसी हैं यहाँ पर। ठीक है, और वो भी हम कैटेगरी वाइज जानेंगे, जो SC ST OBC EWS जो रिजर्व कैंडिडेट हैं इन सब के लिए कितने कितने पद निकल के आए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से विजिबल हो पाए। तो ये वैकेंसी निकल के आई है असिस्टेंट इंजीनियर की, वो भी इलेक्ट्रिकल के लिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। तो आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, इसलिए थोड़ा आप सब्र करके रखिए। तो ये वैकेंसी होने वाली असिस्टेंट इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यह वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट, कितने पदों के लिए यहाँ पर भर्ती निकली है, कितनी वैकेंसी खाली हुई हैं, वो भी कैटेगरी वाइज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर UR के लिए 8 पद, SC के लिए 4, ST के लिए 6, OBC के लिए 7, EWS के लिए 2 और टोटल यहाँ पर 27 वैकेंसी निकली हैं। तो 27 पदों के लिए यहाँ पर भर्तियाँ निकली हैं। ठीक है, तो उसमें भी जो ये 27 वैकेंसी निकली हैं, इसमें भी जो रिजर्व हैं वुमेन के लिए हो गई या स्पेशली एबल्ड PWD के लिए, उसके लिए भी यहाँ पर कैटेगरी वाइज दी गई हैं। तो जो वुमेन हैं उनके लिए 33% यहाँ पर रिजर्व करके रखी गई हैं। तो UR के लिए 3, जो SC में आता है उनके लिए 1 है, ST के लिए 2, OBC के लिए 2 और EWS के लिए 1। तो ये जो 27 पद हैं, 27 में से इतने आप कर दो माइनस, क्योंकि 33% वुमेन के लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो PWD हैं उनके लिए भी यहाँ पर 3 वैकेंसी अलग हो जाएंगी। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ मेन पॉइंट बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी आपको टेंशन नहीं लेना, ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो वहाँ से जाकर के आप इसको अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। मैं सिर्फ वही चीज़ें बताऊँगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं जानने के लिए, और एक एग्ज़ाम फॉर्म भरने से लेकर के पेपर पास करने तक जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें आपको यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए और AMIE डिग्री इन इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, किसी भी AICTE या UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम आपके मार्क्स 65% होने ही चाहिए। ठीक है, और अगर आपका CGPA में होता है तो और इक्वलेंट CGPA फॉर UR OBC कैटेगरी फॉर 55%। यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज दिया है कि कैटेगरी वाइज आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे अनरिजर्व कैंडिडेट आते हैं, OBC आते हैं कैटेगरी फॉर, और 55 मार्क्स ऑन इक्वलेंट CGPA फॉर ST SC PWD EWS ऑफ MP डोमिसाइल। ठीक है, यदि आप UR या OBC में अनरिजर्व में आते हैं तो उसके लिए आपको 65% मार्क्स होने चाहिए। वहीं जो SC ST PWD EWS है उनके लिए 55% मार्क्स होने चाहिए, और वो जो MP के निवासी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ मांगी गई है वैलिड गेट स्कोर इन रिलेवेंट स्ट्रीम एज ऑन डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास वैलिड गेट स्कोर भी मांगा गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहले चीज़ आपके पास BE BTech की डिग्री होनी चाहिए, वो भी AICTE एंड UGC से मान्यता प्राप्त डिग्री। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपके पास
गेट स्कोर होना चाहिए जो रिलेट करता हो कि जो एडवर्टाइजमेंट जब निकला है इसी साल का मांगा गया है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। ये रिलैक्सेशन दिया है तो आप इसको नोटिफिकेशन में देख लेना। एज लिमिट की बात करें तो जो आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी ही चाहिए। ठीक है, और ये कब से होना चाहिए? 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष के आप हो जाने चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें कैटेगरी वाइज तो मेल एप्लीकेंट जो अनरिजर्व है उनके लिए एज है 40 ईयर्स। ठीक है, फीमेल एप्लीकेंट अनरिजर्व उनके लिए है 45 ईयर। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एमपी डोमिसाइल एप्लीकेंट मेल फीमेल एप्लीकेंट रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC EWS 45। ठीक है, मेल फीमेल एप्लीकेंट्स गवर्नमेंट कॉरपोरेशन बोर्ड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयज़ एंड होम गार्ड 45 ईयर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जो पर्सन अवॉर्डेड विथ विक्रम अवार्ड, यदि आपको विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं तो इनको आप थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। चलिए हम आगे अगर बात करें तो हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए जो MPPKVVCL इंदौर की जो वेबसाइट है आपको गूगल पर ये टाइप कर देना है MPPKVVCL इंदौर, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, वहीं से ही आपको इस फॉर्म को भरना है। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो मैं फॉर्म का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाकर के आप अच्छे से फॉर्म भर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। क्लास 10 मार्कशीट फॉर प्रूफ ऑफ एज, आपकी एज प्रूफ की जाएगी। क्लास 10 की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, 12th बोर्ड एग्जाम मार्कशीट, इंजीनियरिंग डिप्लोमा मार्कशीट ऑफ BTech। ठीक है, वैलिड गेट स्कोर, आधार कार्ड, MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यदि आप हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें यदि आप कहीं पहले से काम कर रहे हैं तो उसका NOC होना चाहिए आपके पास। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी इनवाइटेड, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। जो गेट स्कोर होगा उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यदि दोनों के सेम गेट स्कोर आ जाते हैं तो उन पर क्या होगा कि कैंडिडेट को कुछ आगे जो डेट ऑफ बर्थ होती है जिसकी एज ज़्यादा है उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, आगे आप ये नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें जब मैं इसको डाल दूंगा। ठीक है, उसमें बात कर लेते हैं फीस की, कितनी फ़ीस लगने वाली है। तो एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल फॉर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट शैल बी 1200। जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे UR हो गया और OBC में जो आता है OBC में 2 आती हैं, एक क्रीमी लेयर आता है और एक नॉन क्रीमी लेयर आता है। तो जो अनरिजर्व्ड है उसके लिए यहाँ पर 1200 रुपये की फ़ीस है और जो रिजर्व है उसके लिए 600 रुपये के लिए, जैसे कि ST SC EWS इनके लिए यहाँ पर 600 रुपये की फ़ीस होने वाली है जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये फ़ीस आपकी वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें क्या है आपके लिए ख़ास तो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट 10 ईयर ये देख लेते हैं। तो कितने साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी भर्ती निकलने वाली है, निकल चुकी है। तो कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है? देखिए अभी तो आपका सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिया जाएगा। डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पर कि आप किस तरह से काम कर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे हम बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं है आपके लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वही जो चीज़ें मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांग गया है वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर बात करें ये एग्ज़ाम फॉर्म भरने कब से स्टार्ट हुए हैं तो 6 मार्च से स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट होने वाली है 5 अप्रैल। तो अभी आपके पास बहुत समय है, बहुत ज़्यादा समय है। ठीक है, 5 अप्रैल अभी बहुत ज़्यादा समय है, तो आपके पास अभी काफ़ी सारा टाइम है।
तो आप थोड़ा सोच समझ करके इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करिए। इसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म भर देना है जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। कुछ डाउट रहता है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।